अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की हमारे वीडियो में है विनापेक्स कंपनी का एक मल्टीमीटर है। इसका मॉडल नंबर है ET8103। इसमें फ़ॉल्ट क्या है ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस फॉल्ट को रिपेयर करना भी आप लोगों को सिखाएंगे। जब इसको ऑन करते हैं तो 1 सेकंड के लिए एरर लिख के आता है और फ़ौरन ही ये पावर ऑफ हो जाता है। ये डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, इसमें ये फॉल्ट है। 1 सेकंड से भी पहले ऑफ हो जाता है, एरर शो करता है। इसको हम डिसअसेंबल करेंगे और इसका फॉल्ट तलाश करेंगे। मैंने इसको डिसअसेंबल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है और कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये हो सकता है ये प्रोग्रामिंग के या जे टैग के साथ लगाने के लिए होंगे। तो इसको मज़ीद डिसअसेंबल कर लेते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या मसला इसमें हो सकता है। यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ पे बैक लाइट की LED के सोल्डर हैं। हमें इसे मज़ीद इसका सर्किट बाहर निकालने के लिए ये LED के पॉइंट्स जो हैं ये अलग करने पड़ेंगे। इसी जगह पे इसको अलग करना पड़ेगा, वरना इसे अगर हम इसी कंडीशन में ये सर्किट उठाने की कोशिश करेंगे तो या तो LED बाहर निकल जाएगी जो कि डिस्प्ले के अंदर फिक्स है, वरना ये भी हो सकता है कि हमारे इस मीटर का डिस्प्ले टूट जाए। तो लिहाजा ये सर्किट उठाने से पहले हमें LED के जो बैक लाइट की LED है उसके पॉइंट हमें हटाना होंगे। सर्किट को मैंने अलग कर लिया है और डिस्प्ले को अलग कर लिया है। मज़ीद आगे चल के देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये वर्क तो काफ़ी बारीकी में जाके हमने इसका जो फॉल्ट है वो ट्रेस किया था, लेकिन शार्ट चलेंगे ताकि आप लोगों को भी कोई मुश्किल ना आए। मैंने इसके एक एक कंपोनेंट को टेस्ट कर लिया है, तो तमाम के तमाम कंपोनेंट ठीक हैं। मुझे यहाँ पे एक अदद IC मिली है जिसका नंबर है, एटमल कंपनी की IC लगी हुई है, ये प्रोग्रामेबल होती है। इसका नंबर है 24C08N। तो इसके अंदर इसका फर्मवेयर इंस्टॉल्ड होता है। ये IC देखने से मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने पहले ये वाला IC कई बार प्रोग्राम किया हुआ है। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में ये होता है, टेलीविज़न में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा PTCL की EVO में भी इस्तेमाल होता है। तो जब सारे कंपोनेंट मुझे इसमें ठीक मिले हैं तो आखिर में मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस IC के का जो फर्मवेयर है वो फर्मवेयर इसका डिस्टर्ब हो गया। तो हमें अब अगली जो प्रॉब्लम वो ये है कि फर्मवेयर मिलेगा कहाँ से। तो इसमें यह भी है कि हम IC को उतार के भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और बग़ैर उतारे हुए जैसे हम किसी भी मोबाइल को ISP के ज़रिए अटैच करवाते हैं तो इसके डायरेक्टली IC के ऊपर हम जंपर लगा के भी प्रोग्रामर के साथ अटैच कर देंगे। तो इस IC से जो कनेक्शन इसके हैं जो वो जाते हैं डिस्प्ले वाले IC पे। तो अब फर्मवेयर हमें नेट पे किसी जगह पे भी नहीं मिला। मैंने काफ़ी तलाश किया है, काफ़ी दोस्तों से भी पूछा, और लेकिन ये मॉडल का जो है मल्टीमीटर किसी भी जानने वाले के पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने, अब जाहिर बात है इसको रिपेयर तो करना है, तो इसके लिए मैंने एक ही हल, मेरे पास जो वाहिद सॉल्यूशन था वो सेम मॉडल का जो कि मल्टीमीटर है वो हमने फिर परचेज़ कर लिया। ये जिसको हम रिपेयर करने लगे हैं वो किसी का मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था, लेकिन मैंने एक अपने लिए भी ख़रीद लिया है जो कि आगे चल के हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा, वरना इसको सेल कर देंगे। सेम मॉडल का परचेज़ हमने कर लिया है, इसको हम अनबॉक्स करेंगे। hallroad.org की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, बैंगवुड पे भी है और इंडिया मार्ट पे भी अवेलेबल है, अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल है। आप
अगर इसे परचेज़ करना चाहें तो किसी भी जगह से आप परचेज़ कर सकते हैं। जो जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं इन सभी पे अवेलेबल है। और एक पीस जो ये है मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मुझसे ये परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाला फॉल्ट निकालने के लिए इसे परचेज़ किया था। मेरे पास तो काफ़ी मल्टीमीटर मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई दोस्त चाहे इसे परचेज़ करना चाहे तो यही हम सेल कर देंगे, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ इसका फर्मवेयर की डंप उठाना था। बाकी इसके बाद ये हमसे फारिग हो जाएगा, वरना इसे खुद यूज़ कर लेंगे, या अगर कोई भाई इसे लेना चाहे तो हम इसे सेल भी कर देंगे। तो ज़्यादा बातें करने का तो टाइम नहीं है, तो आप लोगों को समझाना ही मकसद है। इसे जल्दी जल्दी हम अनबॉक्स करते हैं। डिसअसेंबल मैंने इसको कर लिया है। इसके साथ जो बैटरी आई थी वो इसके अंदर हमने इंस्टॉल की है। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर खुद के अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है। अमूमन होता नहीं है, क्योंकि इसे नया अभी मैंने अनबॉक्स ही किया है। तो पहले इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, फिर हम इसकी डंप उठाएंगे। तो ये बिल्कुल तकरीबन रेडी है, ये ओके है। अब हमने ये जो नया मल्टीमीटर परचेज़ किया है इसको हम डिसअसेंबल करेंगे, और इसके सेम उसी आईसी पे हम डायरेक्टली चले जाएंगे, या उस आईसी को उतार लेंगे, और इसकी प्रोग्रामेबल आईसी का हमने एक अदद डंप बनाना है। डंप बनाने के लिए कौन सा प्रोग्रामर इस्तेमाल करना है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो दोस्तों, जो मल्टीमीटर हमारे पास परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है, ये उसको मैंने डिसअसेंबल कर लिया है, और उसकी प्रोग्राम करने वाली जो आईसी है वो भी मैंने उतार ली है। पहले हम जो हमारा वर्किंग कंडीशन का मल्टीमीटर है उसकी डंप बनाएंगे। डंप बनाने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए हम 3-4 किस्म के प्रोग्रामर हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया वो तो काफ़ी महंगा है, वो हर आदमी की अप्रोच में वो नहीं है। उसके अलावा ये एक है CH341, ये इंतहाई सस्ता है, हर आदमी की अप्रोच में है। थोड़े से थोड़े बजट वाला आदमी भी इसे परचेज़ कर सकता है। और आगे चल के इस प्रोग्रामर पे CH341 पे हम और भी बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो ये प्रोग्रामर आप, मेरा मशवरा है सभी दोस्त अपने पास रखें, इसके साथ हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। उसके अलावा UFI बॉक्स में मैंने देखा है, UFI बॉक्स की एप्लीकेशन में इस आईसी लिस्ट में तो ये शामिल है, लेकिन मैंने उस पर ट्राई किया था, वो सपोर्ट नहीं करता। कंपनी ने सिर्फ वो लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन वो रीडिंग करवा देता है, राइटिंग नहीं करता। तो मेरा मशवरा ये है कि UFI बॉक्स को हम एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि इस आईसी को प्रोग्राम करने के लिए UFI बॉक्स हमें काम देने वाला नहीं है। CH341 प्रोग्रामर के साथ ये क्लिप आता है, और ये अलग से भी मार्केट में मिल जाता है। और इसके अलावा एक अडाप्टर इस प्रोग्रामर के साथ आता है, ये डिस्प्ले में आप देख रहे हैं। यहाँ भी हम अपने आईसी को सोल्ड करके प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम आईसी मैंने उस अडाप्टर पे लगा लिया है। अब अपने कंप्यूटर की जानिब चलते हैं। कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर एक है नियो प्रोग्रामर, ये एप्लीकेशन यूज़ होगी CH341 प्रोग्रामर के लिए। तो प्रोग्रामर को मैंने आईसी के साथ अटैच कर लिया है। डिटेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो आईसी हमने अटैच किया है उस आईसी को ये शो कर देगा, यानी उस आईसी का ये नंबर दिखा देगा। डिटेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले रीड आईसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे किसी और दूसरी ऑप्शन को उस वक्त तक नहीं छेड़ना जब तक हम इसका बैकअप नहीं बना लेंगे। अगर आपने गलती से भी इस आईसी को इरेज कर दिया डंप बनाने से पहले, तो फिर आप मज़ीद मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो रीड मैंने कर लिया है। अब इसकी फ़ाइल को
यहाँ पे फ्लॉपी के निशान पे आके यहाँ क्लिक करने से हम इसको सेव कर लेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना के इसकी डंप फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ विनापेक्स और ET81 और मॉडल है 03 डंप। इस फोल्डर के अंदर हम अपनी फ़ाइल स्टोर करके रख देंगे। ये डंप फाइल जो अब हम तैयार कर रहे हैं, ये फ़ाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास भी अगर कोई इस किस्म की डिवाइस हो तो बेहतर ये होगा कि आप भी अपने डिवाइसेस का सेफ रखने के लिए यानी हिफाजत के तौर पे डंप बना के रख लिया करें। ये किसी भी वक्त आपके काम आ सकती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप एक टेक्नीशियन हैं या शॉपकीपर हैं तो फिर तो आप लोगों को इस किस्म की डिवाइसेस की डंप फाइलें पहले से बना के रखनी चाहिए। तो ये फ़ाइल तो आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर मज़ीद किसी फ़ाइल की आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हर फाइल मेरे पास अवेलेबल हो। तो जो वर्किंग कंडीशन का आईसी था वो उसकी डंप मैंने तैयार कर ली है। अब हम जो मल्टीमीटर हमारे पास फॉल्टी कंडीशन का है उसका आईसी मैंने उतार लिया है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं हर चीज़ दिखा नहीं रहा। इस वक्त मैंने वैसे मैं बता देता हूँ, इस वक्त अपने प्रोग्रामर के साथ मैंने उस मल्टीमीटर का आईसी लगाया हुआ है जो हमारा एरर कंडीशन में है, यानी फॉल्ट की कंडीशन में है। इस आईसी को हम पहले इरेज करेंगे। राइट करने से पहले आईसी को इरेज करना लाजमी है, वरना हम इसे प्रोग्राम नहीं कर सकते। 1 सेकंड के अंदर अंदर ही ये इरेज भी हो जाता है, रीड भी हो जाता है और राइट भी हो जाता है। कुछ केबी की फ़ाइल इसके अंदर होती है। आईसी को मैंने इरेज कर लिया है। यहाँ पे भी आप लॉग की विंडो में भी देख लेंगे, यहाँ पे ये आईसी इरेज हो चुका है, सक्सेस लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। चाहे तो ब्लैंक चेक करके देख लें। इसका मतलब ये होता है कि आया हमारा आईसी एम्प्टी हो गया है या नहीं हुआ। ये मैंने चेक किया है तो ये इंश्योर किया है इसने, तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब हमारा आईसी इरेज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम वही डंप फाइल हम अपलोड करेंगे जो हमने अपने वर्किंग कंडीशन के आईसी से डंप फाइल रीड की थी, अपने डेस्कटॉप पे रखी थी। ये फाइल हम इस पे अपलोड कर देंगे, इस एप्लीकेशन के अंदर खोलेंगे। और अब हम ये फाइल अपने जो आईसी हमने इरेज किया है या जिस आईसी में फॉल्ट था उसके ऊपर इसको राइट कर देंगे। सेम वही तरीका है जैसे हम डेड बूट रिपेयर किया करते हैं किसी भी मोबाइल वगैरह का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोग्राम पे, एक वार्निंग आएगी, इसको यस कर देंगे। ये आईसी हमारी प्रोग्राम हो चुकी है। अब अगर चाहें तो इसे कंफर्म कर सकते हैं कि आया हमारी आईसी के ऊपर ये फाइल राइट हो भी गई है या नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो फाइल हमने इस एप्लीकेशन में लोड की थी वही फाइल हमारे आईसी के ऊपर भी सेम राइट हो चुकी है। तो ये राइट हमने इसको कर दिया है। अब हम इस आईसी को प्रोग्रामर के अडाप्टर पे से उतारेंगे और जो हमारा मल्टीमीटर ख़राब है उस मल्टीमीटर के ऊपर हम इसे लगा देंगे। तो आईसी को मैं उतार लेता हूँ। चाहे तो यहाँ पे हम हॉट एयर गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि अगर आपको सोल्डरिंग आयरन का सही तरीके से चलाने का एक्सपीरियंस हो तो आप सोल्डरिंग आयरन से उतारें, वरना आप हीट गन से उतार लें। जैसे कि आपने देखा मैंने इसको ईजीली उतार लिया है। सेम इसी तरीके से अगर आप उतारेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपनी समझ से कोई तरीका लगाना चाहेंगे इसको उतारने का तो फिर आपका अपना नफ़ा नुकसान है। तो बातें भी ज़्यादा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। आईसी को लगाने के लिए हमें सेम इसी तरह से लगाना होगा
जैसे इस बोर्ड के ऊपर आईसी का निशान लगा हुआ है, वरना अगर नहीं लगा हुआ किसी भी आईसी का तो आप आईसी उतारने से पहले इस निशान को नोट कर लें। आईसी के ऊपर एक जानिब एक गोल डॉट का निशान होता है, तो आईसी को लगा देते हैं और उसके बाद हम इस मल्टीमीटर को टेस्ट करेंगे कि आया ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है या नहीं आया। आईसी को आप लगाने के लिए भी हीट गन इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करते हुए भी आईसी लगाया जा सकता है। लगाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उतारते वक्त थोड़ा सा एहतियात करनी होती है कि कहीं आपका कोई आईसी उतारते वक्त ख़राब ना हो जाए या आपके बोर्ड का कोई प्रिंट वगैरह ना उखड़ जाए। और अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे जंपर उठा लें। इसके अंदर टोटल 4 जंपर लगेंगे, 2 अदद प्रोग्रामिंग की और 2 अदद आपकी लगेंगी आईसी के ऊपर पावर की। एक तार पावर की लगेगी और एक ग्राउंड की लगेगी। इस तरह भी आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, और चाहें तो मैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया है आईसी को उतार के प्रोग्राम किया है, सेम इसी तरह से भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था, जब हमने इसको डिसअसेंबल किया था, इसके बोर्ड के ऊपर जंपरिंग के लिए अलग से इंटरफेस दिए हुए हैं। वहाँ पे ये जे टैग के लिए वो पॉइंट हैं, लेकिन इसमें जे टैग का मतलब ये नहीं है कि इजी जे टैग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो इस किस्म के आईसीज़ को प्रोग्राम करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर जे टैग का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप USB ASP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो CH341 प्रोग्रामर मैंने दिखाया ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्डियोनो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्डियोनो के जितने भी मॉडल हैं सभी इस्तेमाल हो जाएंगे। आर्डियोनो यूनो, आर्डियोनो माइक्रो, आर्डियोनो प्रो, ये सारे इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन CH341 को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। तो आईसी को मैंने लगा लिया है, बोर्ड को हम असेंबल करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। आईसी को हमने लगा लिया। इसको मल्टीमीटर का भी फुली असेंबल नहीं किया है, पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसकी एलईडी के पॉइंट लगा देंगे और इसके सारे जो नट पेच वगैरह हैं वो सारे लगा देंगे। आप इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में आ गया है। ये वाला जो मल्टीमीटर है ये ऑटोमेटिक वर्क करने वाला मल्टीमीटर है। यानी ऑटो का मतलब ये होता है कि अगर आप इसके साथ रेजिस्टेंस टेस्ट करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस मोड पे चला जाएगा, और अगर आप इसके ऊपर डायोड टेस्ट करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिक डायोड मोड पे चला जाएगा। अगर आप इससे एसी पावर सप्लाई चेक करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एसी पे शिफ्ट हो जाएगा। डीसी पावर इसकी या कोई बैटरी वगैरह आप टेस्ट करने लगेंगे तो ये डायरेक्टली बैटरी की कंडीशन पे या डीसी पे चला जाएगा। एम्पेयर टेस्ट करने लगेंगे तो ये एम्पेयर पे चला जाएगा। इसमें आपको मैनुअल कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये इस पे मैनुअल का भी एक ऑप्शन है, सिर्फ एक ही की है जिसको बार बार प्रेस करने से ये मैनुअल पे चला जाता है। आप इसको चाहें तो मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस वगैरह के मोड पे या किसी भी मोड पे। और अगर आप भूल भी जाएं कभी इसको शिफ्ट करना और आप इसको हैवी पावर पे लगा दें या डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दें 220 230 पे लगा दें भूल के भी, तो ये कभी भी ये ख़राब नहीं होता। तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक शिफ्ट कर लेता है। जिस चीज़ को भी आप टेस्ट करने लगें ऑटोमेटिक ये उसी मोड पे खुद ही बग़ैर ये सिलेक्ट किए ऑटो ही उस मोड पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका जैसे कि ये फ़ॉल्ट आया है फर्मवेयर का, ये भी इतना ज़्यादा आने वाला फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन मुमकिन है। सॉफ्टवेयर तो किसी भी चीज़ का किसी भी वक्त ख़राब होने के चांस होते हैं। इसको जिस बंदे का ये ख़राब हुआ था उसने मुझे ये बताया था कि मैंने रेजिस्टेंस और डायोड
ये एक ही वक्त में टेस्ट करना चाहा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। रेजिस्टेंस और डाईवुड को एक ही वक्त में भी आप इस पे लगा दें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसा उस बंदे ने बताया है, लगता तो नहीं है कि ऐसे करने से फॉल्ट आ सके, लेकिन बहरहाल जैसे उन्होंने बताया है तो हो सकता है शायद ये इसके ख़राब होने का वो टाइम था, या कोई और भी मसला हो सकता है। बहरहाल इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए आया था। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप भाइयों के साथ भी मैं इसको शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियोस को कौन कौन दोस्त देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा। तो और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और पता भी चलता है कि हमारे काम से आप लोगों को कोई दिलचस्पी है या नहीं है। और इससे हमें अपने आप को सुधारने का भी मौका मिलता है। आपसे गुजारिश है, लाजमी कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।